क्या हुआ दोस्तों, जब ट्रेन में भीख मांग रही लड़की को युवक 10, 20, 50 रुपए नहीं बल्कि पूरे 10,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के दे देता है। फिर लड़की उसके साथ ट्रेन में ही क्या करने लगती है। आइए कहानी को पूरा जानते हैं। मेरा नाम है राहुल। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कहानी है सूरज नाम के लड़के की, जो कि दिल्ली में ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता था। सुपरवाइजर पोस्ट थी। उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे। सूरज जो है बिहार का रहने वाला होता है। बिहार में छठ पर्व नजदीक आ रहा था। इधर सूरज छठ पर्व को मनाने के लिए घर जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन वह सद्भावना एक्सप्रेस में अपना टिकट करवा लेता है। नेक्स्ट डे ही रात 10 बजे उसकी ट्रेन होती है। वह अपने सामान की पैकिंग करके समय से ही स्टेशन पर पहुंच जाता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आ जाती है। सूरज अपने सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ती है। सूरज मन ही मन सोच रहा होता है कि गांव जा कर के अच्छे से छठी मैया की परिवार के साथ पूजा करूंगा और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करूंगा। सूरज काफी दिन बाद जो है गांव जा रहा था। इतना सोचते सोचते अंधेरा होने लगता है। सभी यात्री सो जाते हैं। सुबह होती है। वह चाय नाश्ता करता है। बिहार पहुंचने में 200 किलोमीटर ही बाकी था। तभी जिस बोगी में सूरज बैठा होता है उसमें एक बेहद ही खूबसूरत हसीन सी दिखने वाली लड़की, जिसका नाम रागिनी होता है, भीख मांगने के लिए चढ़ती है। वह सभी यात्रियों से भीख मांग रही थी। कोई इसे 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया दे देता। कोई उसे गलत नजरों से भी देखता और कोई उसे पैसा भी नहीं दे रहा था। रागिनी सूट सलवार पहने हुए होती है और गले में जो है दुपट्टा लगाए होती है। अब सूरज मन ही मन सोच रहा होता है, इतनी प्यारी साधारण से दिखने वाली लड़की आखिर भीख क्यों मांग रही है, इसके पीछे की मजबूरी क्या है, वह उसे जानना चाहता था। सूरज यह सोच ही रहा था, तभी रागिनी उसके सामने भी हाथ फैला देती है। सूरज जल्दी जल्दी में अपने जेब में ऐसे टूने लगता है, लेकिन छुट्टे ना होने के कारण वह पैसा नहीं दे पाता है। रागिनी चूंकि उसको भीख मांगना था, तो वह दूसरे साइड में मुंह करके दूसरे व्यक्ति के पास हाथ फैला देती है और आगे बढ़ जाती है। सूरज उस लड़की पे नजरें बनाकर अपने बैग से कुछ पैसे निकालता है और अपने जेब में रख लेता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद वह दरवाजे के पास चला जाता है जहां से यात्री चढ़ते हैं और एक बोगी दूसरे बोगी में आने जाने का रास्ता होता है। सूरज यही सोच रहा था कि यहाँ मैं खड़ा रहूंगा तो जब रागिनी आएगी तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। थोड़ी देर बाद पीछे से रागिनी आ जाती है। सूरज ऐसे मुंह करता है तो रागिनी उसके सामने हाथ फैला देती है। अब सूरज तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपया निकाल करके उसके हाथों पर रख देता है। रागिनी सोचने लगती है, आज तक मुझे 100 रुपया 500 रुपये से ज्यादा मिला नहीं, लेकिन ये साहब मुझे टोटल 10,000 रुपये दे रहे हैं। वो अवाक सी रह जाती है। उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। सूरज कहता है, कोई बात नहीं है, आप इसे रख लीजिए, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। रागिनी कुछ पलों के लिए सूरज की आंखों में देखती है और एक धन्यवाद करके आगे बढ़ जाती है। सूरज पीछे से उसको देखने लगता है। रागिनी कुछ दूर जा करके फिर से अपना सर घुमा करके सूरज को देखती है। थोड़ी दूर और जा करके उसी स्टेशन पर उतर जाती है। सूरज काफी देर तक उसे देखता रहता है, जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल ना हो जाए। फिर वह अपनी सीट पर आके बैठ जाता है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और पटना पहुंच जाती है। अब वह पटना उतर करके बस पे बैठकर अपने गांव आ जाता है। गांव में छठ पर्व की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। उसके परिवार में भी खुशियों का माहौल था, लेकिन सूरज के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह हर पल उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी माँ की नज़र सूरज पर पड़ती है तो वह तुरंत समझ जाती है कि मेरे बेटे को कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, आखिर माँ तो माँ होती है। वह सूरज के पास जाती है और कहती है, बेटा क्या दिक्कत है, इतना उदास क्यों दिख रहे हो। सूरज कहता है, नहीं माँ,
दूर से यात्रा करके आया हूँ, थक गया हूँ, इसीलिए चेहरा उदास सा लग रहा है। तो माँ सोचती है हाँ बात तो सही है, इतनी दूर की यात्रा में थकावट लग जाता होगा, इसीलिए सूरज जो है सुस्त है। तो माँ चली जाती है। लेकिन सूरज के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है, हलचल पैदा होने लगता है। तो वह अपने एक दोस्त को जाकर ट्रेन की सारी घटनाओं को बता देता है। उसका दोस्त कहता है, देखिए सूरज, अक्सर ऐसी लड़कियां जहां पर आपको भीख मांगती हुई दिखी है, उसी के रेंज में ही दोबारा आपको मिल सकती हैं। जब भी आप दोबारा दिल्ली जाइएगा तो थोड़ा ध्यान देते हुए जाइएगा, शायद से आपको वो लड़की मिल जाए। सूरज का मन नहीं लग रहा था। वह जल्दी से छठ पर्व को मनाकर 2-4 दिन बाद ही टिकट करवा के फिर से पटना आ जाता है और पटना उसी ट्रेन पे बैठ करके जाने लगता है। वह उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा होता है कि हे प्रभु, अगर वो लड़की मिल जाती तो कितना अच्छा होता। यह सोच ही रहा था कि 4-5 स्टेशन के बाद अचानक फिर से उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ती है। वह बहुत ही खुश हो जाता है। धीरे धीरे वह लड़की फिर से भीख मांगती हुई आगे बढ़ने लगती है। जब उस लड़की की नज़र फिर से सूरज पर पड़ती है तो उसके चेहरे पे भी एक स्माइल सी दिखने को मिल जाती है। वह सोचने लगती है आज भी साहब मुझे अच्छा पैसा देंगे। तो वह सभी यात्रियों के पास मांगने के बाद सूरज के साइड में जाती है और अपना हाथ फैलाती है। सूरज इस बार भी 1500 रुपया दे देता है। उसके पास ज़्यादा नहीं होता है तो नहीं देता है। मांग करके वह फिर से सूरज की आंखों में कुछ पलों के लिए देखती है और आगे को बढ़ जाती है। अब की बार सूरज मन ही मन ठान लिया था, दिल्ली तो मैं नहीं ही जाऊंगा, मैं तो ये पता करके ही रहूंगा कि आखिर ये लड़की रहती कहाँ है और इसकी मजबूरी क्या है। अब जैसे ही लड़की आगे बढ़ती है, सूरज मास्क पहनता है और अपने कपड़े बदल लेता है और धीरे धीरे उस लड़की का पीछा करने लगता है। 2 और स्टेशन पर भीख मांगने के बाद जो नया आने वाला स्टेशन होता है वहाँ पर रागिनी उतर जाती है। सूरज भी अपना बैग लेकर के उसी स्टेशन पर उतर जाता है और रागिनी के पीछे चलने लगता है। लड़की स्टेशन से बाहर जाती है। सूरज भी उसे थोड़ा दूरी बना करके चल रहा था और डर भी रहा था कहीं ये लड़की मुझे पहचान ना जाए। कुछ देर चलने के बाद गांव का पगडंडी वाला रास्ता आने लगता है। अब सूरज उस लड़की से और भी दूरियां बना लेता है, क्योंकि यदि उसे उस लड़की का पीछा करते हुए कोई देख लेगा तो उस लड़की के बारे में क्या सोचेगा, कहीं माहौल ना गड़बड़ हो जाए, इसीलिए बहुत दूर से उसे फॉलो कर रहा था। धीरे धीरे वह लड़की एक झोपड़ी के सामने जाकर रुकती है और सूरज भी अब अपने कदमों को और तेजी से बढ़ाता है। धीरे धीरे शाम ढल रही थी तो वह आसपास नज़र घुमाता है तो वहाँ पर ज़्यादा गांव नहीं होते हैं, दूर दूर 2-4 घर होते हैं। अब सूरज उस झोपड़ी से थोड़ी दूर जा कर के चुपके से बैठ जाता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। इधर लड़की खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद वह अपनी माँ को खिलाती है, खुद भी खाती है। जब उसके पास एक रोटी बची होती है तो वह एक गाय को पाले होती है, उसे खिलाने के लिए टार्च लेके आगे बढ़ती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि यहाँ आसपास कोई तो है। थोड़ी दूर और जाने के बाद वह टार्च जलाती है तो वह जोर से चिल्लाने लगती है। सूरज जल्दी से लपक करके उसके मुंह दबा लेता है और उसे कस के पकड़ लेता है। तभी उस लड़की की नज़र सूरज के चेहरे पर पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत चांद की रोशनी से चेहरा समझ में आ रहा था। तो वह समझ जाती है कि ट्रेन में इन्होंने ही मुझे 10,000 रुपया दिया था। तो वह पूरा जोर लगा करके सूरज के हाथों को हटा देती है और कहती है, क्या साहब जी, आपने मुझे 10,000 रुपया दे दिया तो क्या आप मेरी इज्जत लूटेंगे? सूरज कहता है, नहीं, मैं आपकी इज्जत लूटने नहीं आया, मैं आपका मुंह इसलिए दबाया कि कहीं शोर सुन करके आसपास के गांव वाले लोग ना आ जाए और मुझे मार पीट न दे, इसीलिए मैंने आपका मुंह दबाया। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप इतनी प्यारी और साधारण सी दिखने वाली लड़की हैं,
आखिर आप भीख क्यों मांगती है? मैं इसे पता करने आया हूँ। लड़की कहती है, साहब जी, मेरी माँ के पैरों में कैंसर हो गया है, 2 महीने पहले ही कटवाना पड़ गया। मेरे परिवार में और कोई है नहीं आगे पीछे। माँ की देखभाल करने के लिए, उनकी दवा करवाने के लिए मैं भीख मांगने चाहती हूँ। फिर से सूरज कहता है, देखिए मैडम, यदि आपको जो है बुरा लगा हो तो मैं रात में ही चला जाता हूँ। सूरज इतना कह करके पीछे साइड में मुड़ता है और जाने लगता है। 2-4 कदम ही चला होता है कि लड़की पीछे से दौड़ करके उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, तब आप खा करके जाइएगा। इसके बाद वह फिर से घर में चली जाती है। अभी उसके पास खाने में कुछ भी नहीं होता तो वह फिर से खाना बनाने लगती है। उसकी माँ पूछती है, बेटा अभी तो आपने खाना बनाया था, दोबारा क्यों खाना बना रही हो? तो वह लड़की अपनी माँ से झूठ बोलती है, माँ जब आपने खाना खा लिया था तो मैं बाहर साइड में चली गई थी, तो यहाँ का खाना किसी कुत्ते ने आके खा लिया, तो इसीलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। तो वह सूरज के लिए खाना बनाती है और 1 घंटे के बाद फिर से वह सूरज के पास जाती है और उसे खाना और पानी देती है। सूरज खाने लगता है। फिर लड़की पूछती है, आप इतनी रात में कैसे जाओगे? आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? तो वह एक छोटी सी चारपाई सूरज के लिए ले आकर के दे देती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर आराम कर लीजिए, सुबह भोर में ही चले जाइएगा, नहीं तो कोई देख लेगा तो बदनामी होगी। यह कह के लड़की जाने लगती है कि पीछे से सूरज उसके हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैडम यदि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। लड़की कहती है, नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। लड़का कहता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है, साहब ये आपका वहम है, आप अच्छे घर में पले बढ़े हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, इतना दुख झेलती हूँ, भला आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? सूरज कहता है, जब मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे सर से पिता का साया उठ गया था। मेरी माँ हमें पालने के लिए आसपास के गांव में जाके मजदूरी करती थी तो हम लोगों को खिलाती थी, और आप अपनी माँ को जो है खिलाने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए इतना मेहनत कर रही हैं, तो इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर के उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाता है। अब वह सूरज को वहीं रोक करके अपनी माँ के पास चली जाती है और यह सब बात अपनी माँ को बताती है कि माँ, जिन्होंने मुझे पैसा दिया था 10,000 रुपया, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं, बगल में लेटे हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो अब उसकी माँ सूरज को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा यदि ये बात आपके मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि आपने एक भीख मांगने वाली लड़की से शादी किया है तो आपके मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो वह कहता है, देखिए माँ जी, अभी मैं रागनी से शादी करके जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे लिवा के चला जाता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। तो उसकी माँ भी मान जाती है क्योंकि वह बहुत गरीब होती है, उसके यहाँ रिश्ते भी नहीं आ रहे होते हैं, तो वह वहीं पर सिंदूर से उन दोनों की शादी करवा देती है और कहती है कि आप लोग चले जाइए। लेकिन रागिनी कहती है, मेरी माँ का यहाँ देखभाल कौन करेगा? यदि माँ मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो वह जो है तीनों लोग अगली सुबह फिर से ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चले आ जाते हैं और वहाँ पर वह अपने फ्लैट में अपनी सासू माँ का और अपनी पत्नी का अच्छे से देख रेख करने लगता है। धीरे धीरे यह बात सूरज के मम्मी को पता चल जाती है तो वह सूरज को फ़ोन लगाती है और कहती है, बेटा आपने शादी कर लिया क्या? सूरज कहते हैं, हाँ माँ जी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सूरज कहता है, माँ मैं बहुत डर गया था कि कहीं आप मुझे डांटोगी, कहीं आप मेरी शादी भी करने दोगी या नहीं करने दोगी। सूरज जो है अपनी माँ को बहुत प्यार से मनाता है, कहता है, माँ जब मैं बहुत छोटा था तो आपने कितना मुसीबत से लोगों के यहाँ मजदूरी करके आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ।
माँ, मैं एक गरीब लड़की से, भीख मांगने वाली लड़की से शादी इसलिए किया क्योंकि इसका भी जीवन संवर जाएगा। आजकल के लोग अच्छे रिश्ते देखते हैं, लेकिन हमारी सोच यही है कि जिस तरीके से मेरी माँ ने दुख झेला है, इस तरीके से मेरी वजह से कोई एक लड़की ना दुख झेले। तो दोस्तों, सूरज ने उस लड़की से शादी करके समाज को एक नया संदेश दिया। आप सूरज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।